मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और बायोसाइड में हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं। घटना चक्र के क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा तक हो चुके हैं और इसी के संदर्भ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोलस्का के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग किया जाए मोलस्का के प्रश्न को समझा जाए। पहला प्रश्न है शुक्ति क्लैम्प्स तथा शंभु सभी सदस्य होते हैं। ऑयस्टर क्लैम्प्स एंड मसल्स ऑफ ऑल बिलोंग्स टू, मतलब ऑयस्टर क्लैम्प्स एंड मसल्स जो है म्यूजल्स किससे बिलोंग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा। पहला ऑप्शन है गैस्ट्रोपोडा के, बाई वेल्विया के, सिफेलोपोडा के, पॉलीप्लैकोफोरा के। तो इसका राइट आंसर है बाई वेल्विया के। तो इसका राइट आंसर है बाई वेल्विया के। तो ऑयस्टर क्लैम्प्स म्यूजल्स आर बिलोंग्स टू बाई वेल्विया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्लैम्प्स, शंभु, म्यूजल्स एंड ऑयस्टर स्कैलोप्स आदि मोलस्का संघ के वर्ग बाई वेल्विया के सदस्य हैं। इन जंतुओं के शरीर में दो कवच से ढके रहते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दोनों कवच आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़े रहते हैं। दो कवच होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ये दोनों कवच लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। शरीर के ऊपर का कवच प्राणी के कोमल हिस्सों की सुरक्षा करता है। जैसे ये है, इसके ऊपर जो कवच रहता है, आपने घोंघा देखा होगा, पाइला देखा होगा, तो इसमें ये बहुत सॉफ्ट पार्ट रहता है, उसके ऊपर ये जो है हार्ड पार्ट रहता है। तो ये हार्ड पार्ट जो है ये इसकी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, घोंघे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। मोटाइल स्पर्म्स ऑफ पाइला के जो मोटाइल स्पर्म है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ऑलिगोपाइरिन्स, यूपाइरिन, यूरिपाइलस एंड एपाइलस। तो जो घोंघे का मोटाइल स्पर्म है पाइला का, उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है यूपाइरिन। यूपाइरिन घोंघे का गतिशील शुक्राणु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घोंघे में देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। घोंघे में दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दो तरह के शुक्राणु होते हैं, एक होता है यूपाइरिन और दूसरा होता है ओलिगोपाइरिन। वो यूपाइरिन होता है, छोटा होता है, धागे नुमा होता है और पुच्छ युक्त सीलिया होता है, टेल होता है। ये गतिशील होते हैं तथा निषेचन के योग्य होते हैं। चूँकि मूवमेंट हो रहा है, गतिशील हो रहे हैं, तो निषेचन के योग्य भी होते हैं। और ये क्या है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्या है, ओलिगोपाइरिन। ओलिगोपाइरिन क्या करता है, ओलिगोपाइरिन ये बड़े होते हैं और तंतुनुमा होते हैं, फाइबर्स की तरह होते हैं, तंतुनुमा होते हैं, पुच्छ युक्त भी होते हैं, इसमें भी पुच्छ युक्त दोनों में। ये अगतिशील होते हैं, पुच्छ युक्त होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और निषेचन के योग्य नहीं होते। जो यूपाइरिन है वो निषेचन के योग्य है, जबकि ओलिगोपाइरिन ये निषेचन के योग्य नहीं है। ये मोटाइल है जबकि ये नॉन मोटाइल है। दो तरह के पाइला में स्पर्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओलिगोपाइरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। अभी हमने देखा किस में पाए जाते हैं, पाइला में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और तंतुवत होते हैं। अगला क्वेश्चन, पाइला में वायु श्वसन होता है। एरियल रेस्पिरेशन ऑफ पाइला अकर्स इन। एरियल रेस्पिरेशन पाइला में किस में होता है, कैसे होता है। फुफ्फुसीय, पल्मोनरी सैक से, मेंटल से, टिनिडियम से, ब्रैंकी से। तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी सैक से पाइला में एरियल श्वसन जो होता है, एरियल रेस्पिरेशन होता है, वो पल्मोनरी सैक से होता है। अगला, पाइला
पाइला या इसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं, ये मोलस्क है। ये जल और भूमि दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। यह जल में गिल द्वारा श्वसन करता है और जब पानी के बाहर आता है तो ये पल्मोनरी सैक से श्वसन करता है। मतलब इसमें गिल और पल्मोनरी सैक दोनों से श्वसन, गिल और पल्मोनरी सैक दोनों से श्वसन होता है। रेडुला होता है। रेडुला क्या होता है? रेडुला क्या है? रेडुला हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है, रेडुला क्या है? पाचन अंग पाइला का है, यूनियम का श्वसनांग है, पाइल का जननांग है, तारामीन का श्वसनांग है। तो रेडुला क्या होता है? तो रेडुला क्या है? एक अंग है पाचन का, पाचन अंग है, पाइला में पाया जाने वाला एक पाचन अंग है रेडुला। रेडुला क्या है? पाचन अंग है पाइला का। रेडुला क्या है? इज़ द आर्गन ऑफ डाइजेशन ऑफ पाइला। रेडुला पाइला का डाइजेस्टिव अंग है। रेडुला मोलस्का संघ के बहुत से जंतुओं में, जैसे पाइला आदि में पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि भोजन के चबाने में सहायता, मतलब पाइला का जो रेडुला है वो भोजन के चबाने में सहायता कर रहा है। मोलस्का में श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन, साइनिन, एरिथ्रोसिन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हीमोसाइनिन। इसका राइट आंसर है हीमोसाइनिन, इसका मुख्य वर्णक है, श्वसन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है और रुधिर को नीला रंग प्रदान करता है। श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय परिवहन का होता है, मतलब जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। पिगमेंट जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जैसे कि जो मनुष्य है, मनुष्य में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है। तो ग्लोबिन क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है और हीम जो होता है, हीम के सेंटर में होता है आयरन। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब एक्सचेंज करने के काम में आता है, गैसियस परिवहन का काम करता है। तो श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान गैसीय परिवहन होता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जो ऑक्सीजन है, जो हीमोसाइनिन है वो ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और मनुष्य में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला आर्गन ऑफ बुजेनिस है। आर्गन ऑफ बुजेनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्गन ऑफ बुजेनिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है। आर्गन ऑफ बुजेनिस क्या है? कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, कॉकरोच में। दूसरा मोलस्का में उत्सर्जी अंग है, या फिर इकाइनोडर्म में श्वसनीय अंग है, इकाइनोडर्म में श्वसनीय अंग है, या फिर केकड़ों में ऑस्मोरेगुलेटरी अंग है। तो एक्सक्रेटरी इन कॉकरोच, मोलस्क, रेस्पिरेटरी इन मोलस्क, इकाइनोडर्म, ऑस्मोरेगुलेटर इन क्रैब्स। तो इसका राइट आंसर है एक्सक्रेटरी इन मोलस्क। आर्गन ऑफ बुजेनिस जो है ये एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जो कि मोलस्क में पाया जाता है। आर्गन ऑफ बुजेनिस, आर्गन ऑफ बुजेनिस कुछ मोलस्क जैसे स्वच्छ जलीय घोंघे, वाटर मसल्स में पाया जाता है, जो वृक्क किडनी की तरह उत्सर्जन का कार्य करता है। तो आर्गन ऑफ बुजेनिस क्या करता है? किडनी की तरह एक्सक्रीशन का काम करता है। अगला, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। मोती को कौन सी प्रजाति उत्पन्न करती है? ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गैरिस, पिंकटेडा इंडिका, पिंकटेडा वल्गैरिस। तो इसका राइट आंसर है पिंकटेडा वल्गैरिस। हम अक्सर लगा देते हैं पिंकटेडा इंडिका, ये लगभग लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने भी की हैं, लेकिन इसका आंसर होगा पिंकटेडा वल्गैरिस। इसको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, दिमाग में बैठा लेना है कि इंडिका नहीं होगा बल्कि पिंकटेडा वल्गैरिस है। एक्चुअली इंडियन प्रजाति इंडिका लगभग होती है, तो इसलिए हम इसको लगा देते हैं, ठीक, जबकि ये गलत है, वल्गैरिस होगा। उत्तम प्रकार का जो मोती होता है वो मिलता है।
उत्तम प्रकार का मोती पिंकटेडा की विभिन्न प्रजातियों से मिलता है। सामान्यतः पर्ल ओयस्टर कहते हैं। ये मोलस्का संघ के जीव होते हैं। पिंकटेडा वुल्गैरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है। पिंकटेडा वुल्गैरिस की भारतीय प्रजाति है जिसे भारतीय पर्ल ओयस्टर कहते हैं। पर्ल ओयस्टर कहते हैं, भारतीय पर्ल ओयस्टर कहते हैं किसको? पिंकटेडा वुल्गैरिस को, नॉट इंडिका। पिंकटेडा वुल्गैरिस क्या है? कैट मछली है, मोती ओयस्टर है, एक घोंघा है, कीमती कोरल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्या है? पर्ल ओयस्टर है, मोती ओयस्टर है, सी। अगला, उत्तम प्रकार का मोती मिलता है पिंकटेडा से, यूनियो से, घोंघे से, म्यूकस से। अभी हमने देखा कि पिंकटेडा जो है उत्तम प्रकार के, इसकी कई स्पीसीज है जो उत्तम प्रकार के मोती उत्पन्न करती हैं, जिसमें इंडियन जो स्पीसीज है वो पिंकटेडा वुल्गैरिस है। अगला, मोती की माता नाम से जाना जाता है कॉन्चियोलिन को, कैल्साइट को, नेक्रे को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नेक्रे। नेक्रे को ही कहा जाता है मोती की माता। मोती की माता किससे कहा जाता है? मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज नेक्रे, यहीं पर बनता है। देखिए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो कुछ मोती उत्पादन करने वाले मोलस्क जैसे पिंकटेडा वुल्गैरिस अपनी मेंटल द्वारा इसकी बाहरी कड़ के चारों तरफ स्रावित करते हैं। मतलब पिंकटेडा वुल्गैरिस क्या करती है? अपनी मेंटल है द्वारा किसी बाहरी कड़ के चारों तरफ, जैसे देखिए कि कोई भी कड़ आ गया, वो बारिश की बूंद हो सकती है, वो डस्ट पार्टिकल हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, ठीक, इसकी चारों तरफ एक कवरिंग हो जाती है। वो जो पर्ल होते हैं, पिंकटेडा वुल्गैरिस टाइप की स्पीसीज होती है, वो स्रावित करती हैं। यदि बाद में यही क्या होता है, बाद में माता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्रे को ही मोती की माता कहा जाता है। नेक्रे को ही मोती की माता कहा जाता है, मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। अब ये पूरा एक कवरिंग कर लेते हैं और फिर यही जो है बन जाता है मोती। तो इसीलिए इसको नेक्रे को ही मोती की माता कहा जाता है, नेक्रे को ही। यूनियो का गॉल्चिडियम लार्वा क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से तैरता है, दूसरा है मछली पर बाह्य परजीवी है, ग्लॉचिडियम की बात हो रही है, तीसरा है मछली में अंतः परजीवी है और चौथा है निचले तल में रहता है। निचले तल में रहता है, अंतः परजीवी है, तो ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर है कि मछली पर परजीवी है, लेकिन कैसा परजीवी है? ये बाह्य परजीवी है। ग्लॉचिडियम लार्वा कैसा है? बाह्य परजीवी है। इज एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिश। चलिए देखते हैं। यूनियो ग्लॉचिडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से ना तो तैर सकता है और ना ही भोजन ग्रहण कर सकता है। तो नहीं कर सकेगा तो जीवन यापन कैसे करेगा? तो ये है पैरासाइट। इन्हें विकसित होने या जीवित रहने के लिए किसी ताज़े जल में रहने वाली मछली की आवश्यकता होती है, जिस पर ये बाह्य परजीवी के रूप में वास करते हैं तथा उससे अपना भोजन ग्रहण प्राप्त करते हैं। कायांतरण के पश्चात वयस्क में रूपांतरित हो जाते हैं, तो वयस्क में हो जाएंगे। तो ग्लॉचिडियम लार्वा क्या है? यूनियो का है। यूनियो का ग्लॉचिडियम लार्वा मछली के ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में काम करता है, रहता है। अगला क्वेश्चन, रेडुला फिर इसमें रूपांतरण होता है और ये वयस्क बन जाता है। रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? जो रेडुला है उसकी पंक्ति में कितने दांत होते हैं? 5, 7, 9, 11। तो इसका राइट आंसर है 7। रेडुला के एक पंक्ति में कितने होते हैं? 7 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? मोलस्का संघ के अधिकांश जंतुओं में बक्कल कैविटी में काइटिन की बनी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें रेडुला कहते हैं। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि रेडुला जो है कौन सा अंग है? तो ये पाचन अंग है रेडुला में, और वो चबाने का भी काम करता है। तो रेडुला 2 अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स पंक्तियों में स्थित रहते हैं। सामान्यतः इनके एक पंक्ति में 7 दांत होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? ट्रांसवर्स होते हैं
और ये काइटिन की बनी होती है संरचना, इनकी बक्कल कैविटी काइटिन की बनी होती है। तो बक्कल कैविटी में जो काइटिन की बनी हुई संरचना होती है और ट्रांसवर्स होती है, तो इसको बोलते हैं रेडुला। और रेडुला 2 अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित रहती है। सामान्यतः इनमें एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऊपर 7 नीचे। तो इस तरह से होता है। रेडुला क्या है? भोजन को चबाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, पाइला के रेडुला पर दांत अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने? 7 दांत, अभी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन, मोलस्का संघ के अधिकांश जंतुओं में इसका देख लिया हमने। अगला, इन पाइला रेडुला कंटेन्स टीथ अरेंज्ड इन ट्रांसवर्स रो, ईच रो कंटेन्स 7 टीथ। 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर है हम लोग। हाँ, ये हो गया है। कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्क है? सबसे आदिम, सबसे प्राचीन काल का। विच वन इज द मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क? कौन सा है? काइटान है, डेंटेलियम है, नियोपिलेना है, पटेला है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नियोपिलेना। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बारी। और तो ये क्या है? नियोपिलेना। नियोपिलेना क्या होता है? एक जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है। कौन? नियोपिलेना। तो इसके ऑप्शन वो देख लेते हैं। नियोपिलेना जो होता है, नियोपिलाइना एक लिविंग फॉसिल है। यह एनीलिडा और मोलस्का, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो एनीलिडा और मोलस्का के बीच का मतलब कुछ लक्षण एनीलिडा का मिलेगा और कुछ मोलस्का का, जबकि आर्थ्रोपोडा के बाद ये मोलस्का संघ आया। लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड मोलस्का, ये याद रखना है। कौन? नियोपाइलाइना। तो क्योंकि इनमें दोनों समूह के लक्षण पाए जाते हैं, ये सबसे आदिम या प्राचीन मोलस्क होते हैं। इनके शरीर पर मेंटल और गुंबदनुमा कवच होते हैं। अगला, ऑक्टोपस संबंधित होता है मोलस्क से, पैल्सीपोडा से व आर्थ्रोपोडा से फेलोपोडा। तो इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस किससे संबंधित होता है? सिफेलोपोडा से। किससे संबंधित होता है? इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस किससे संबंधित है? सिफेलोपोडा से संबंधित होता है। ये सिफेलोपोडा वर्ग का जंतु है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के सिफेलोपोडा वर्ग का जंतु है। इसे समांतर डेविल फिश भी, इसको डेविल फिश कहा जाता है। किसको? ऑक्टोपस को। ऐसी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन, परिवर्धन के दौरान टॉर्जन होता है। टॉर्जन का मतलब होता है मोड़, मतलब मोड़ जो आ जाते हैं, ऐंठने जैसा मोड़ जो आ जाता है, उसको परिवर्धन के दौरान। तो ये किस में दिखाई देता है? हमें पाइला में दिखाई देता है, ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर। तो मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः बाइलेटरल सममित होती है, परंतु कुछ मोलस्क में लार्वा अवस्था में बाइलेटरल होती है, परंतु बाद में परिवर्तन के बाद इसमें ऐंठन हो जाती है, जिससे बोलते हैं टॉर्जन। इसके कारण इसकी जो सम्मित होती है वो असम्मित हो जाती है। मतलब मोलस्का संघ के जंतु में सामान्यतः बाइलेटरल होती है, लेकिन लार्वावस्था में तो कुछ लार्वावस्था में बाइलेटरल होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है जब, तो ये क्या हो जाती है? एसिमेट्रिकल हो जाती है, क्योंकि इसमें ऐंठन पड़ जाती है, और जो ऐंठन होती है उसे टार्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग होता है जिनमें क्या? सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, हेड इज फ्यूज्ड विद थोरैक्स, फुट इज लोकेटेड हेड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड द हेड। तो इसका राइट आंसर है सी, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड। जो इसका फुट है वो सर पर रहता है, पैर स्थित होता है सिर पर। किसमें? सिफेलोपोडा। सिफेलो का मतलब होता है सर, और पोडा का मतलब होता है पैर। कहाँ पर है सर? कहाँ पर है पैर?
सर पर है पैर। अगला क्वेश्चन, सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का एक वर्ग है। इन जंतुओं में पैर सिर के चारों ओर स्थित रहते हैं। जैसे कि देखा होगा ऑक्टोपस, पैर कहाँ है? सर के चारों ओर। ये है आइस। अगला क्वेश्चन, ओयस्टर में मोती किसके चारों ओर स्थित होते हैं और बनते हैं? किसके चारों ओर बनता है मोती? तो मत्स्य कन्या के आंसू के ओयस्टर में प्रवेश से, विशेष माह में वर्ष की एक बूंद जो ओयस्टर में गिरती है उससे, या फिर विशेष माह में वर्ष की पहली बूंद जो ओयस्टर के अंडे से जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर ओयस्टर की त्वचा में धंसती है। तो इसका राइट आंसर है कोई बाहरी वस्तु होती है और इसकी चारों ओर त्वचा क्या हो जाती है? एक खोल का निर्माण बना कर लेती है। इसी को बोलते हैं नेक्रे और इसी में बनता है। इसको मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है और ऐसे ही बनती है। तो इसका राइट आंसर है डी। ओयस्टर की इसमें देखिए साफ है, किसी बाहरी वस्तु की चारों ओर ओयस्टर की त्वचा में धंसती है। तो सम एक्सटर्नल पार्टिकल्स बिकम्स एम्बेडेड इन द स्किन ऑफ ओयस्टर। तो इससे बनती है पर्ल। अगला क्वेश्चन, मोती श्रावण है, मुंह का, वृक्का, मेंटल का, इनमें से कोई नहीं। माउथ, किडनी, मेंटल, तो ये तो मेंटल का है क्योंकि उसी के चारों तरफ मेंटल ही कुछ ऐसी चीज़ का श्रावण करती है जो इसके चारों तरफ बन जाती है। अगला, पाइला ग्लोबोसा के वर्ग को पहचानिए। पाइला ग्लोबोसा, तो टेनिडियम किस में है? टेनिडियम किस में होता है? पाइला ग्लोबोसा में। अगला क्वेश्चन, कौन सा बायोल्यूमिनेसेंट है? कैटल फिश है जो कि प्रकाश प्रदीप्त करता है। मोलस्क पुनर्जीवित कर सकता है किसको? मोलस्क पुनर्जीवित कर सकता है आई को, पार्ट ऑफ हेड को, फुट को, सबको। मोलस्क जो रीजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें प्राणी चोट लग गई या बीमार आदमी से क्षतिग्रस्त अंगों का पुनर्निर्माण कर लेता है। सिफेलोपोड मोलस्क जो होते हैं वो विशेष रूप से क्या करते हैं? ये देखिए इसका वो है, सिफेलोपोड्स मोलस्क विशेष रूप से, जैसे ऑक्टोपस है, सिफेलोपोड्स का मतलब सर पर पैर आसपास। तो ऑक्टोपस वुल्गैरिस में क्षमता होती है कि ये हेड को, नेत्र को और पैर को और सभी अंगों को पुनर्जीवित रीजनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस स्पीसीज़ के लिए जो इसको ग्रो करने में, आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मोलस्का के क्वेश्चन निकाल लिए हैं, कल हम लोग करेंगे अगली वीडियो में एकाइनोडर्मिटा के क्वेश्चन। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।